सारिका टीना के साथ क्लब के एक प्राइवेट रूम में पहुंची। पीछे पीछे सोनिया चल रही थी। रूम में पहुंचते ही सारिका ने टीना की तरफ एक स्विम सूट बढ़ाते हुए कहा, मिस टीना, तुम इस स्विम सूट को पहन लो, हम स्विमिंग करते हुए बात करेंगे। और फिर उसने दूसरा स्विम सूट सोनिया की तरफ बढ़ा दिया। सोनिया ने कहा, मैडम, मैं यहां मिस टीना की प्रोटेक्शन के लिए आई हूं, स्विमिंग करने के लिए नहीं। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस सारिका, जब आपने मेरे लिए ये स्विम सूट पसंद किया है तो मैं इसे जरूर पहनूंगी। कुछ ही देर के बाद टीना सारिका के साथ पूल में स्विमिंग कर रही थी। सोनिया पूल के बाहर टीना की तरफ ही ध्यान रख रही थी। सारिका की नजरें टीना की बॉडी से हट ही नहीं रही थी। तभी अचानक सारिका को टीना का बर्थ मार्क नजर आ गया। बर्थ मार्क देखते ही सारिका ने टीना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। टीना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मिसेस सारिका, आपने मुझे अचानक ऐसे क्यों खींच लिया? सारिका ने कहा, मिस टीना, अब तुम्हें मिस्टर मयंक से दूर रहना होगा। इसके बदले में तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकती हूं। टीना ने हंसते हुए कहा, नहीं मिसेस सारिका, मेरे लिए मिस्टर मयंक अनमोल हैं, मैं उनसे कभी अलग नहीं हो पाऊंगी। अब मैं चलती हूं, बाय मिसेस सारिका। यह कहकर टीना पूल से बाहर निकल गई। टीना ने अपनी ड्रेस चेंज की और फिर वहां से जाने लगी। तभी सारिका ने गुस्से से कहा, मिस टीना, तुम मांग लिखो। मुझे साधु बाबा ने कहा था कि तुम असुर कुल से बिलोंग करती हो। तुम्हारा बर्थ मार्क इस बात को भी प्रूव कर रहा है। साधु बाबा ने कहा है कि अगर तुम मेरे बेटे के साथ रहोगी तो वो 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। अगर तुमने अब भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा तो मेरे गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। टीना ने हंसते हुए कहा, मिसेस सारिका, मैं जानती हूं कि आप झूठ बोल रही हैं। सच्चाई तो यह है कि आप आर्यन फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। यह कहते हुए टीना सोनिया के साथ बाहर की ओर बढ़ गई। टीना जैसे ही वार्ड में आई, रागिनी ने पूछा, वो औरत आखिर क्या चाहती है तुमसे? टीना ने हंसते हुए कहा, चाहती तो वो मुझसे बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसका कहना कहां मानने वाली हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं मयंक को छोड़ दूं, और अगर मैंने मयंक को छोड़ दिया तो वो बिजनेस में मेरी काफी हेल्प करेंगी। रागिनी ने हैरानी से पूछा, तो क्या सोचा फिर तुमने? टीना ने कहा, इसमें सोचना क्या है, मैं जानती हूं वो बिजनेस में मेरी काफी मदद कर सकती हैं, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं और मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि मैं उसे अपने इस जन्म में खत्म नहीं कर सकती। तो अब पैसों की लालच देकर वो मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकती हैं, और मैं मयंक को पैसे से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करती। रागिनी ने सहमति जताते हुए कहा, अच्छा किया तुमने। वैसे भी हम लोग इतने बुरे नहीं हैं कि पैसों के लिए अपनी फीलिंग्स सेक्रीफाइस कर दें। तुमने बहुत अच्छा किया टीना, मैं तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारे साथ हूं। रागिनी ने थोड़ा टेंस होते हुए कहा, क्या लगता है तुम्हें टीना, मिसेस सारिका इतनी आसानी से मान जाएंगी और अब वो मयंक को तुमसे दूर नहीं करेंगी? कहीं वो हमारे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम तो खड़ा नहीं करेंगी? टीना ने धीमी आवाज में कहा, अभी तो फिलहाल मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करेंगी तो देखा जाएगा। रागिनी ने कहा, लेकिन वो मिसेस सारिका। रागिनी बोलते बोलते चुप हो गई। टीना ने तुरंत पूछा, क्या बात है मिस रागिनी, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो बोलिए। रागिनी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। नहीं, वो तुमने एक बार मुझे बताया था ना कि पिछली बार जब तुम मुसीबत में थी तो तुम्हें ब्लैक टाइगर ने बचाया था। इसके अलावा जब तुम मुंबई में थी तब भी ऐसे ही किसी इंसान ने तुम्हारी जान बचाई थी। तो क्या तुमने उसके बारे में कुछ पता किया? टीना ने थोड़ा सोचते हुए कहा, सच बताऊं मिस रागिनी, अभी अगर आपने इसका नाम ना लिया होता तो मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। वैसे क्या लगता है आपको, उससे मदद मांगना और उससे ढूंढना, क्या यह सही रहेगा? रागिनी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। जब वो इंसान इतना ज्यादा पावरफुल है तो तुम उससे सीधे तौर पर जाकर दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम खुद ही सोचो, जब मयंक तुम्हारे आसपास नहीं होगा तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है ना? टीना ने थोड़ा सोचते हुए कहा, वैसे मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि आप मयंक को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो मुझे लेकर कितना ज्यादा पॉजिटिव रहता है। अगर उसे पता चला कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ बात भी कर रही थी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं अभी इस डिटेक्टिव के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। इससे पहले कि रागिनी कुछ बोल पाती, टीना ने उसे चुप कर दिया।
और कंबल उड़ाते हुए कहा, बस करिए मिस रागिनी, मुझे लगता है कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए। इतनी ज्यादा बातें करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे आराम करना चाहिए तो यही सही। रागिनी ने अपनी आंखें बंद की। टीना अपना लैपटॉप लेकर काम करने के लिए बैठ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और मयंक को याद करते हुए कहा, मयंक कहाँ हो तुम? कितना मिस कर रही हूं मैं तुम्हें। अभी तक आए क्यों नहीं तुम? उधर रागिनी अपनी आंखें बंद करके मयंक के बारे में ही सोच रही थी। उसने अपने मन में कहा, मयंक जल्दी वापस आओ। मैं जानती हूं तुम कोई बड़ा कदम उठाने वाले हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले प्लीज एक बार आकर मुझसे मिल लो। दूसरी तरफ इधर एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर कल प्रोफेशनल सूट में एक औरत टैक्सी से बाहर निकली, जिसके मुंह पर मास्क था। टैक्सी से निकलकर सीधे वो बिल्डिंग की तरफ जाने लगी और तभी टैक्सी ड्राइवर ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट मैडम रुकिए, आप शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं, पहले मुझे मेरा किराया तो दे दीजिए। उस मास्क के अंदर से एक बड़ी सी प्यारी सी आवाज आई, सॉरी मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, ये लो पैसे और चेंज अपने पास रखो। टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मैडम। वो औरत एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी और सीधे बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट में जाते ही उस औरत ने एक छोटा सा चाकू अपनी आस्तीन के बीच में छुपाया और एक गहरी सांस ली। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो गेट के पास जाकर डोर बेल बजाने लगी। काफी देर तक जब कोई दरवाजे से बाहर नहीं आया तो उसने गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहा, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? क्या वो घर पर नहीं है? उसने दरवाजा पीटते हुए कहा, दरवाजा खोलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? जिस दरवाजे को वो मास्क वाली औरत खोलना चाह रही थी वो तो नहीं खुला, लेकिन उसके बगल वाले दरवाजे से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आई। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, किसे ढूंढ रही हो बेटा? उस मास्क वाली औरत ने बूढ़ी औरत को सिर से पांव तक देखा। उस औरत ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं मिस्टर अभिनव से मिलने आई हूं, ये उसी का घर है ना? उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम अभिनव बेटा को ढूंढ रही हो। हाँ सही कहा तुमने, ये अभिनव का ही घर है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो अभी घर पर है नहीं। तुम्हारा अभिनव के साथ क्या रिश्ता है? उस मास्क वाली औरत ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं उसकी दोस्त हूं। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त मतलब गर्लफ्रेंड? ठीक है बेटा, अगर अभिनव को आने में थोड़ी देर लगेगी तो तुम यहां पर खड़े खड़े बोर हो जाओगी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में कुछ देर के लिए बैठ सकती हो। उस मास्क वाली औरत ने अपने मन में कहा, ये बूढ़ी औरत कितनी बातें करती है और मैं इसके घर पर क्यों जाऊं? मुझे नहीं जाना इसके घर पर, लेकिन मैं इसे मना कैसे करूं? इससे पहले कि वो औरत कुछ बोल पाती, अभिनव लिफ्ट से बाहर निकला और उसने मास्क वाली लड़की को उस बूढ़ी औरत से बात करते हुए देखा। वो मुस्कुराते हुए आगे आकर बोला, आंटी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सामान लेने के लिए यहीं पास के मार्केट तक गया था। ये मेरी दोस्त है, चलिए हम अंदर एक साथ बैठते हैं। बूढ़ी औरत ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहां तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनूंगी। तुम लोग जाओ, अपना टाइम एंजॉय करो। बूढ़ी औरत के जाते ही अभिनव के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने अपनी जेब से अपने घर की चाबी निकाली और अंदर आ गया। वो मास्क पहने हुए औरत ने अंदर आने से पहले 2 बार सोचा। अभिनव ने उस औरत की तरफ देखकर उसे अंदर आने का इशारा किया और एक धीमी आवाज में कहा, कुसुम तुम बेझिझक अंदर आ सकती हो। तुम्हें किसी भी बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वो औरत कमरे के अंदर आई और उसने सोफे पर बैठकर अपना मास्क उतारते हुए कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। अभिनव ने पानी का गिलास कुसुम के सामने रखा और कुसुम ने पूछा, मिस्टर अभिनव क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये ब्लैक टाइगर कौन है और ये कहां रहता है? उसके परिवार में कितने लोग हैं? तुम इसके बारे में जितना भी कुछ जानते हो वो सब कुछ मुझे बताओ। अभिनव ने अपनी भौहें सिकोड़कर कहा, कुसुम तुम जानती हो मैं कंपनी का लीडर हूं, मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान सकता हूं और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम इतनी ज्यादा शांत होने का दिखावा क्यों कर रही हो? आखिर बात क्या है? कुसुम ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, मैं शांत होने का दिखावा नहीं कर रही,
बल्कि मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रही हूं और मेरे मन में एक बात बहुत देर से चल रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने अपने उन साथियों को मारते हुए अपनी आंखों के सामने कैसे देख लिया। जब तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारा दुश्मन कौन है और कहां है, तो उसके बाद भी तुमने उसे मारा क्यों नहीं? क्या तुम्हें अपने साथियों का बदला नहीं लेना? अभिनव ने उदास होते हुए कहा, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे अपने साथियों की मौत का जरा भी दुख नहीं हुआ? हमने कई सालों तक एक साथ काम किया। उन सब का इस तरह से मरना मेरे लिए बड़े दुख की बात थी और मैं ये जानता हूं कि ये सब किसकी वजह से हुआ है और किस वजह से हमारे सामने ये सारी मुसीबतें आई हैं। अभिनव ये सारी बातें बोल रहा था और कुसुम चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी। अभिनव ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं जानता हूं हम सबको भारी नुकसान उठाना पड़ा और इन सब में कहीं ना कहीं तुम्हारी भी कुछ गलती है ना, और मैं चाहूं तो तुम्हें इसके लिए सजा दे सकता हूं। कुसुम ने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और तभी अभिनव ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह की कोई सजा नहीं देना चाहता। तुम अभी तक आर्यन एम्पायर के साथ हमेशा वफादार रही हो, इसलिए तुम्हें मैं कोई सजा नहीं दूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें पता है, तुमने जो भी गलतियां की हैं। अगर उन सब की सजा तुम्हें देने के लिए मैं खड़ा हो जाऊं तो तुम जानती हो ना तुम्हें न जाने कितना करना पड़ेगा। इसलिए अपनी गलती को मानना सीखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कुसुम ने अपने हाथ जोड़ लिए और वो अपने घुटने टेक कर अभिनव के सामने बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, मैं जानती हूं ये सब मेरी ही गलती है, ये सब मेरी लापरवाही थी जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। कुसुम को इस तरह रोते देखकर अभिनव कुछ देर तक वहीं अपना हाथ बांधकर खड़ा रहा और काफी देर के बाद उसके पास आया और उसे जमीन से उठाते हुए बोला, उठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम आर्यन एम्पायर के साथ हमेशा इतनी वफादार रही हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा और अब तुम्हें रोने की भी कोई जरूरत नहीं है। अपने आंसुओं को पोंछो, मेरी बात ध्यान से सुनो और अब मैं जो तुम्हें करने के लिए कहूं वही करना। कुसुम ने हां में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे माफ कर दिया। कुछ देर शांत रहने के बाद अभिनव ने कहा, मुझे पता है ब्लैक टाइगर यहीं किसी आसपास शहर में ही रहता है, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। इसके अलावा मुझे यह भी नहीं पता कि वो कौन है। कुसुम ने हैरानी से कहा, जब तुमने उसे पहले कभी देखा ही नहीं तो तुम्हें यह बात कैसे पता चली कि वो यहीं किसी शहर से है? अभिनव ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यह बात टीना से पता चली। तुम नहीं जानती, मैं वहां अकेला नहीं था जब प्लेन हाईजैक किया गया था। वहां पर ओबरॉय कंपनी की सीईओ भी थी। अभिनव ने जैसे ही टीना का जिक्र किया, कुसुम ने हैरानी से पूछा, ओबरॉय कंपनी की सीईओ? वो कौन है? अभिनव ने कहा, ओबरॉय कंपनी की मालिक, वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूं कि ब्लैक टाइगर ने टीना को बचाने के लिए इस मैटर में इंटरफेयर क्यों किया। आखिर उसका टीना से क्या लेना देना है? कुसुम अभिनव की बात चुपचाप सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। अभिनव ने आगे कहा, मुझे अब उस ब्लैक टाइगर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। अब तुम्हें आगे भी मैं इस बारे में इन्फॉर्म करूंगा। हम लोगों को टीना पर नजर रखनी होगी। जब तक हमें उस आदमी के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता, तब तक तुम्हें यहां से और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कुसुम ने तुरंत कहा, तो फिर उसके बाद हम अपने साथियों के मरने का बदला लेंगे, है ना? अभिनव ने कहा, उससे पहले हमें आर्यन स्क्रिप्चर को जब्त करना होगा। अभी तक आर्यन स्क्रिप्चर टीना के डैड के पास था। मिस्टर धनंजय ने मरने से पहले उस स्क्रिप्चर को टीना के बॉयफ्रेंड को दिया था। कुसुम ने पूछा, टीना का बॉयफ्रेंड ये कौन है? जैसे ही अभिनव ने यह सवाल सुना, उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा नजर आने लगा। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांधते हुए कहा, उसका नाम मयंक वाधवा है। कुसुम ने अभिनव के चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, तो फिर अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है और तुम क्या करने वाले हो?